दलित समाज को जो हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो शिक्षा न ग्रहण कर सकें हायर एजुकेशन में, जिसमें फीस लाखों की लगती है। रिकॉर्ड है, भुगतान ना करने का रिकॉर्ड है। बजट बहुत कम है, ये रोजगार ना देना पड़े, और जब पैसे खर्च ही नहीं कर सकते, लेकिन इस सरकार ने बजट को लगातार कम करने का काम किया है। ये मना नहीं कर रहे हैं, ये झूठ पे आधारित किसान विरोधी सरकार है। जेएनजी से घबरा रही थी, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और अधिकारियों की मिलीभगत भी बनी रहती है, और सबसे खराब हाल तो थानों की है। बजट पेश किया गया है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? ये बजट जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारी भरकम लाया गया है, ये अधिकारियों द्वारा बनाया गया झूठ का पुलिंदा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। ये भारी भरकम बजट बनाते भी हैं, लेकिन खर्च करने की क्षमता इनके अधिकारियों में नहीं है। पिछले साल भी जो इन्होंने 8 लाख करोड़ से ऊपर का बजट दिया था, अभी एक महीना मात्र इस बरस का अवशेष है, ये लोग अभी 49-50% ही खर्च कर पाए हैं। और जब पैसे खर्च ही नहीं कर सकते तो चाहिए, वो दिखता नहीं है। इसीलिए बजट लोक लुभावन है, मुंगरी लाल के हसीन सपने जैसा है। इस बजट में ना शिक्षा के लिए पर्याप्त है, ना कृषि के लिए पर्याप्त है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए बजट आवंटन 4% से 6% के बीच में रहता है। ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ की कृषि को बजट जो आवंटित किया गया है वो 1.19% है, जो बहुत कम है। मैं तो मांग भी करना चाहूँगा सरकार से कि ये कृषि का बजट बढ़ाया जाए, और कृषि का बजट बढ़ा के जो खेती किसानी में लगने वाले उपकरण हैं, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, मल्टी चापर है, लेवलर है, प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, इन सारे जो उपकरण लगते हैं, बड़े पैमाने पे जीएसटी लगती है। जीएसटी को माफ़ करें और इस पे सब्सिडी दी जाए, जिससे किसानों को लागत मूल्य कम करने में मदद मिले। साथ साथ में डीजल भी महंगा है, खाद भी महंगी है, रसायन भी महंगे हैं, तो इस पे भी सब्सिडी देकर किसानों की लागत को कम करा जाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। और दूसरी चीज़ ये जो एमएसपी मूल्य घोषित किया जाता है सरकार द्वारा, ये एमएसपी मूल्य सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है, खरीद नहीं हो पाती है। अभी तत्काल में मैंने देखा है, जो एमएसपी मूल्य धान की खरीद का तय किया गया और उसकी तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई। 28 फरवरी के पहले ही ऐप बंद कर दिया गया, क्रय केंद्र बंद कर गए। अब किसानों को मजबूरन बिचौलियों के हाथों, आड़तियों के हाथों औने पौने दामों पर अपनी फसल का उपज का धान का देना पड़ रहा है, तो किसानों के लिए मुश्किल है। और इन्होंने जो बड़े पैमाने पर जो ये दावा करते हैं कि हमने गन्ना मूल्य का भुगतान रिकॉर्ड किया है, सच ये है, रिकॉर्ड है, भुगतान ना करने का रिकॉर्ड है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, मेरे जनपद में वाल्टरगंज चीनी मिल है, 25 करोड़ का बकाया आज 8-9 साल का है, अभी सरकार नहीं दिला पाई है। इसी तरीके से जो हमारी 8वां शुगर मिल है, पूरे बरस का 50 करोड़ से ऊपर का बकाया अभी किसानों का ही नहीं दे सके हैं। ये तो किसानों की हाल है। शिक्षा पे मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा पे बजट बहुत कम है, और इनको शिक्षित करने की मानसिकता गरीबों को, वंचितों को, दलितों को ये सरकार की नहीं है। ये रोजगार ना देना पड़े, कलम से भी शिक्षित ना हो सकें, कलम भी छीनने का काम कर रही है। मैंने अभी मांग रखी थी कि दलित समाज के, अनुसूचित जात जनजात के छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम हो, इसके अलावा और भी हायर एजुकेशन में जिसमें फीस लाखों की लगती है, उसमें इन्होंने लगातार बजट घटाने का काम किया है, और एक पॉलिसी भी इन्होंने बदल दी है। मैं कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2016-17 में, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए और सबको शिक्षित करने के लिए, दसमोत्तर से एमए एमएससी करने वाला हो, मेडिकल का छात्र हो, इंजीनियरिंग का छात्र हो, बीएड बीटीसी का हो,
पैरामेडिकल का हो, जितने भी व्यावसायिक हैं, तकनीकी पाठ्यक्रम हैं, सभी में शून्य पर प्रवेश करके पूरी तरीके से शिक्षित करने का प्रयास किया और काम किया। और उसका परिणाम था कि 2016-17 में 11,37,000 नौजवानों ने अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा ग्रहण किया और उसमें बजट 1766 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी सरकार ने आवंटित करके शिक्षित करने का काम किया। आज 8-9 बरस बीता है, जनसंख्या बढ़ी है, बच्चों की संख्या भी पढ़ने वालों की बढ़ी है, लेकिन इस सरकार ने बजट को लगातार कम करने का काम किया है। स्थिति ये है कि अभी ये सरकार वर्तमान में इस 26-27 के बजट में 977 करोड़ रुपये ही मात्र आवंटित किया है, जबकि आज के 9 बरस पहले ये 1700 करोड़ से ऊपर का आवंटन था। उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर 11,37,000 छात्रों ने हायर एजुकेशन प्राप्त किया था। अब इनके ने नियम में परिवर्तन इन्होंने लाया है। क्या किया है? ये मना नहीं कर रहे हैं दलित समाज को पैसे देने से, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 22 है, संविधान में अनुच्छेद 46 है, जिसमें सरकार को निर्देशित है कि वो शिक्षा को प्रोत्साहन दें। संविधान तो नहीं बदल सके, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि आज दलित समाज के अनुसूचित जात जनजाति के बच्चों को हायर एजुकेशन में निर्देश दिया कि पहले ये फीस जमा करके साल भर पढ़ेंगे और उसके बाद इन्हें वापस करेंगे। मैं कहना चाहूँगा 2016-17 की तुलना में हर चीज़ की फ़ीस 3 गुना बढ़ी है। जहाँ बीए की फ़ीस 1800 रुपये थी, आज 9,000 है। एमए एमएससी की फ़ीस जहाँ 2400 रुपये थी, आज वो 12,000 है। जहाँ मेडिकल की फ़ीस 4 से 6 लाख थी, आज वहाँ 22 लाख तक हो गई है। इंजीनियरिंग की फ़ीस लाखों हो गई है। फ़ीस 3-4 गुना फीस में बढ़ोतरी हुई है और इनका बजट लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि ये शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। जब पैसे दे करके बच्चों को नाम लिखाना है, फीस मांगी है, तो न गरीबों के पास पैसे हैं और न उनका नाम लिखा जाएगा और न उनको शिक्षा मिल पाएगी। ये रही हायर एजुकेशन की बात। लेकिन अगर छोटे बच्चों का देखा जाए, अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, उनको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसमें कहना चाहूँगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। प्राइमरी स्कूल साजिश करके बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। ये हमारे गरीबों के बच्चों को, जो हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो शिक्षा ना ग्रहण कर सकें, शिक्षित ना हो सकें। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना था शिक्षित होने का, उसको भी ये वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को समय पे खाद बीज नहीं मिल पाती है, ये बात आपने अभी बताई। और देखा जाए तो हर जगह कंपोजिट दारू की दुकानें खोली जा रही हैं, उनको समय से मिल जा रहा है। तो इस पर कहना चाहूँगा, ये सरकार के अधिकारी और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग ये आकलन ही नहीं कर सकते हैं कि खेती किसानी में कितनी खाद की आवश्यकता है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 1 हेक्टेयर में डाई खाद DAP 5 बोरी लगेगी और यूरिया 7 बोरी। ये इनका आकलन था। हम खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। 2 फसलें होती हैं, रबी की, खरीफ की। दोनों फसलों को मिला के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम खेती किसानी से लोग जुड़े हैं, 1 हेक्टेयर में कम से कम 600 से 800 केजी के बीच में दोनों फसलों मिला के यूरिया लगती है। डाई खाद DAP जिसे कहते हैं, ये प्रति बीघा 1 बोरी की आवश्यकता पड़ती है। 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होता है, 4 बोरी चाहिए। दोनों फसलों को मिला के 8 बोरी चाहिए। इनका आकलन ही 5 बोरी का है। इनका आकलन ही यूरिया का 7 बोरी का है। वो यूरिया जो 50 किलो थी, आज भी इन्होंने 45-40 किलो कर दिया है। आकलन ही गलत है। उसी के आधार पर ये कम उर्वरक मंगाते हैं। जो कम मंगाते हैं तो किसानों को मिलता नहीं। किसान गोदामों पे सुबह खेतों में जाना है
तो वो गोदाम पे जाते हैं लाइन लगाने, और पता चलता कि खाद भी नहीं मिली, लाठी ऊपर से मिल जाती है। तो ये किसान विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है, और इसकी वर्तमान में जो स्थिति है ये झूठ पे आधारित गुमराह करने वाली सरकार है। ठीक है, ये पीडीए, आपकी जो समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए की बात करती है, पीडीए की विचारधारा क्या है? ये जो बड़ी संख्या में लोग हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, विकास से वंचित हैं, सम्मान से वंचित हैं, उनको सम्मान देना, मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ना, ये हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। भाईचारा बने, सौहार्द भी कायम हो, सबका सामूहिक विकास भी हो, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। अभी यूजीसी पर बैकफुट पर रही समाजवादी पार्टी, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार जेएनजी से घबरा रही थी, ये गुमराह करने के लिए, लड़ाने की साजिश के तहत इस तरीके से उन्होंने योजना लाई है कि आपस में लोग लड़ते रहें, इसका जो लाभ मिलना चाहिए लोगों को ना मिल सके, न्याय ना मिल सके, इसीलिए गुमराह करने की साजिश है। बिल्कुल, लेकिन यूजीसी पर खुलकर आप नहीं बोल रहे। यूजीसी के बारे में इतना कहना चाहूँगा, जो लाया गया था वो उचित था, उससे लोगों को शिक्षा ग्रहण करने में जो उनके साथ कहीं अन्याय की संभावनाएं थी वो नहीं होती, उसे लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में माहौल भी अच्छा बना रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। गांव में सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, हमेशा गड्ढे आपको दिखने मिलते हैं। हालांकि पैचिंग कार्य और रिपेयरिंग कार्य चल रहे हैं, लेकिन नए सड़कों का कोई ना कोई प्रस्ताव है, ना कोई काम चल रहा है। बस्ती में पीडब्ल्यूडी का एक नया कारनामा सुनने को मिला है। 300 सड़कें हवाओं में ही बन गई, कागजों में दिख रही हैं लेकिन धरातल पर नहीं है। इस पर अभी 2017 से 22 की सरकार में, उस दौरान जो आपने कहा, बड़े पैमाने पर जनपद बस्ती में सड़कों में मरम्मत के नाम पर, बनाने के नाम पर पैसा का आवंटन हुआ और वास्तविकता में काम नहीं हुआ। फर्जी तरीके से मिली भगत करके अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा भुगतान कर लिया गया। इसकी जांच भी हुई है, अनियमितता पाई गई है, और मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर कठोर कार्रवाई भी करे जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और स्थिति यह है कि गाँव में सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। सारी सड़कें मैक्सिमम गड्ढों से युक्त हो गई हैं। साल भर ये सड़कें गड्ढे भरते भी रहते हैं और गड्ढे ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो बजट आवंटित भी करते हैं थोड़ा बहुत, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और अधिकारियों की मिलीभगत भी बनी रहती है। नई सड़कों की स्थिति यह है कि पूरे 4 वर्ष हो रहे हैं, ये उदासीन है। कभी कहते हैं कि जो 250 से ऊपर के मजरे हैं हम जोड़ देंगे, नियम ही बनाते हैं, लेकिन ये दावे के साथ कहता हूँ कि विधानसभाओं में मैंने देखा तमाम ऐसे गांव हैं, मजरे हैं, जहां सड़कों की आवश्यकता है, प्रस्ताव भी हम लोग करते हैं, लेकिन ये सड़क ये देना नहीं चाहते। ये सरकार गांव के विकास पर ध्यान नहीं है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर के कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सड़क नहीं मिल रही है, आवागमन की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सरकार इस मामले में बिल्कुल उदासीन है और घोर लापरवाही है, और इस विभाग में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। और भ्रष्टाचार की स्थिति मैं कह लूँ आपसे कि ऊपर से नीचे तक है। थानों की स्थिति इतनी खराब है कि अगर एप्लीकेशन कोई देने जाता है कोई पीड़ित पक्ष, तो पीड़ित पक्ष परेशान रहता है और दूसरा पक्ष एक तरफा मुकदमा लिखवा लेता है। पीड़ित पक्ष को भी प्रताड़ित भी किया जाता है, मुकदमा भी नहीं लिखा जाता, उसके साथ न्याय नहीं हो पाता, भटकता रहता है। तमाम बड़े बड़े मुकदमों में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हत्या को आत्महत्या, डकैती को छिनैती, बलात्कार को छेड़खानी जैसे बड़े अपराध को मिनिमाइज करके अपराध को कम करने का और दिखाने का यह सरकार प्रयास करती है। इसलिए इस सरकार में आम जनमानस का उत्पीड़न हो रहा है, और जहां रोज की लोग ज़रूरतें हैं तहसील पे, तहसीलों की हालात ये है कि प्रमाण पत्र के नाम पर जो शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या विभिन्न चीज़ों के लिए जो आवश्यकता पड़ती है, योजनाओं के लिए, किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, जाति का, निवास का हो, उसमें उत्पीड़न ये लोग कर रहे हैं, उसको भी नहीं देते हैं।
जो और भी ज़रूरतें हैं, यहाँ तक मैं कह दूँ, अगर किसी ने पैमाइश की एप्लीकेशन दी है, पैमाइश का आदेश भी हो जाता है। लेखपाल से लेके ऊपर तक पैमाइश के नाम पर बड़े पैमाने पर धनुगाही का काम करते हैं। एक एक छोटे छोटे मामले में 10 से 25 हज़ार रुपये तक ये लेखपाल तक की डिमांड रहती है कि तभी हम पैमाइश करें। इस भ्रष्टाचार का तो चरम पे है। तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या आप लोगों की सुनवाई नहीं होती अगर आप उनके लिए बात करने के लिए अगर आगे जाते हैं? देखो, हम लोग तो अब अगर कोई संज्ञान मेरे लाया जाता है तो इसकी बात को मैं संबंधित अधिकारियों से लगातार मैंने प्रयास किया, रखा भी है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि वो भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे वो किसी भी जगह पे, पूरी जगहों पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो आपकी सुनी नहीं जाती है? नहीं, हम लोग अपनी बात रखते हैं, जितना संभव होता कोशिश करते हैं। अधिकारी कहीं न कहीं अनसुना भी करते हैं, अवॉइड भी करते हैं। कभी कभी कुछ जगहों पे बात बलपूर्वक रखी जाती है तो कुछ सुन भी ली जाती है। विधानसभा में इस बार कई सारे लोगों ने ये क्वेश्चन रखा था। क्वेश्चन तो मैंने भी रखा था और मैंने बजट के दौरान भी कहा था कि भ्रष्टाचार हर जगह पे भी है, कोई जगह बची नहीं है। लेकिन आम जनमानस की ज़रूरतें 3 जगहों पे ज़्यादा हैं, अस्पतालों में, तहसील में और थाने में। जो आम जनमानस की ज़रूरतें हैं, अस्पतालों की हालात ये है कि कहीं मशीन नहीं है तो टेक्नीशियन है जांच के, और कहीं टेक्नीशियन है तो मशीन नहीं है। दलाल डॉक्टर पाल रखे हैं प्राइवेट जांच के नाम पर, प्राइवेट में भेजना, कमीशन लेना। दवाएं हैं नहीं और दवाओं के नाम पर पर्ची लिख करके बाहर मेडिकल स्टोरों पर भेजने का काम होता है। तो अस्पताल भी सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, लोगों का, गरीबों का इलाज नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है। और तहसीलों की हालत तो मैंने बता भी दी पहले भी आपको कि क्या हालात कितने ख़राब हैं, और सबसे ख़राब हाल तो थानों की है। 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव है, आपके कौन से मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे? अब देखो, जनता की ज़रूरतें हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका विकास, गांव की सड़कें हों, उनको रोजगार मिले और शिक्षा के अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलकर आपसे अच्छा लगा।